नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए नारी शक्ति को पूरी तरह राष्ट्र के विकास में जोड़ना जरूरी है। मोदी ने याद भी दिलाया कि कुछ साल पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था और सभी राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के तहत महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी बल्कि शासन की गुणवत्ता भी बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण होगा और सभी दलों को इसे एकजुट होकर पारित करना चाहिए। मोदी ने इसे देश की मातृशक्ति से जोड़ते हुए कहा, जितनी अधिक महिलाओं की भागीदारी होगी उतना ही देश का विकास होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। महिला आरक्षण बिल, मोदी का संदेश अहम। संसद और विधानसभा 33% प्रतिनिधित्व पक्का। सभी दलों से आह्वान, एकजुट हो करें मतदान। भारत के संसदीय इतिहास में एक बार फिर बड़ा क्षण आने जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब बताया है। प्रधानमंत्री ने आधिकारिक वेबसाइट narendramodi.in पर प्रकाशित लेख आइए हम मिलकर नारी शक्ति को सशक्त करें में लिखा कि महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षण देना समय की मांग है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है।
मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। सरकार अब इन्हें 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में एक चुनावी सभा के दौरान महिला आरक्षण को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा था कि नारी शक्ति को सशक्त करना भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विधानसभा और संसद में महिलाओं की बड़ी और निर्णायक भूमिका बेहद जरूरी है। साथियों, कांग्रेस ने तो सालों तक महिला आरक्षण के मामले को भी लटकाए रखा। एनडीए ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाया। इसे देश की संसद और असम की विधानसभा में भी 33% आरक्षण बहनों बेटियों को मिल पाएगा। और अभी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र होना है। इसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर चर्चा की जाएगी। कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि 2029 यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 33% महिलाएं सांसद जरूर बनेगी। मैंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वो इस पर राजनीति न करे, इस संशोधन को पूरा समर्थन दे ताकि सर्वसम्मति से महिलाओं के हक में निर्णय हो पाए। मैं असम की सभी बहनों से भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनको इस कानून का समर्थन करने के लिए जरूर कहें। वहीं अपने लेख में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से भी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा है कि संसद का ये ऐतिहासिक सत्र अब करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। आइए हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। बताते चलें कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर 2 विधेयक लाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक पहला प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 33% कोटा के भीतर अलग से आरक्षण का प्रावधान भी शामिल होगा। इस प्रस्तावित विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इसे राज्यों की ओर से अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा विधेयक परिसीमन आयोग की स्थापना के लिए लाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार की कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इस नए प्रस्ताव पर अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है। इस प्रस्तावित विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इसे राज्यों की ओर से अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा विधेयक परिसीमन आयोग की स्थापना के लिए लाया जाएगा।
सरकार की कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इस नए प्रस्ताव पर अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसके तहत सभी राज्यों में सीटें मौजूदा संख्या से 50% तक बढ़ाई जा सकती हैं, ताकि आरक्षण से प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़े नहीं। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। अब सरकार उसे जमीन पर लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। हाल के बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत की थी। सरकार का दावा है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना उनकी प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये विधेयक संसद से पारित हो जाता है और लागू होता है, तो ये न केवल संसद और विधानसभाओं की संरचना बदलेगा, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी भी ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ेगी। अब सबकी निगाहें 16 अप्रैल पर टिकी हैं, जब संसद का ये विशेष सत्र तय करेगा कि क्या महिला आरक्षण भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से महिला आरक्षण बिल का समर्थन देने की अपील की है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है। इस बदलाव के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू कर दिया जाए, लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून
निर्विरोध पास होना चाहिए। प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण वर्टिकल आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा। इस बिल को लेकर पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महिला रिजर्वेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव सिर्फ एक कानूनी काम नहीं, बल्कि ये पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है। महिलाओं को मजबूत नेतृत्व देने के लिए परिसीमन कानून में संशोधन करना होगा, जिसके लिए सरकार अलग बिल लेकर आएगी ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। वहीं राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ये कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण के बाद बढ़ेंगी लोकसभा सीटें। यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीट बढ़ेगी। यहां पर लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है। 1988 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थाओं और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी। इसके बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल, इनके समेत कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है। साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए इस मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाया गया। 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहे सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए 2 विधेयक लाए जाने वाले हैं। संसदीय कैलेंडर के हिसाब से 2 अप्रैल को संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना था। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक तय था, लेकिन अब एक्सटेंशन दे दिया गया है। लोकसभा से काफ बिल पास होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार सरकारी काम के लिए हम 16 अप्रैल को फिर बैठेंगे। उस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्राइवेट मेंबर्स का समय नहीं होगा, सिर्फ सरकारी कार्य होंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए चुनाव काल में राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाने का कोशिश किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये काम 29 अप्रैल के बाद होना चाहिए, जब राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था। जो बहस हुई राज्यसभा में सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई, सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण
अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं। पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो यह बात साफ हो गया है कि ये 2 विषय आएंगे इन 3 दिन के विशेष सत्र में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बातचीत करना चाहती है। जयराम रमेश के अनुसार खड़गे जी ने उसी दिन जवाब देते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्षी दलों को एक साथ बुलाएं, हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया अपना प्रस्ताव लिखित में प्रस्तुत करें। 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने इस पत्र पर सहमति जताई। राहुल गांधी और सभी नेताओं ने किरेन रिजिजू को जवाब में लिखा कि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, कृपया सर्वदलीय बैठक बुलाएं। 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। जयराम रमेश का कहना है कि 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से अनुरोध किया कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद आयोजित की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता उस तारीख तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी दल वर्तमान में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सरकार ने पहले ही अपना मन बता दिया था। उनका प्राथमिक उद्देश्य 2, 3 या 4 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाना था। चूंकि पत्रों का ये आदान प्रदान 8 से 9 दिनों तक चला, लिहाजा सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को सत्र आयोजित किया जाए, ठीक उसी समय जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, और ये सत्र चुनाव प्रचार अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा। महिला आरक्षण के प्रति पूरा कमिटमेंट है। आपने देखा उन्होंने सेना में महिलाओं को जगह दी। आज देश की बेटियां राफेल जेट भी उड़ा रही हैं। आज बीएसएफ में, सीआरपीएफ में महिलाओं को इतना अग्रणी स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री की इच्छा है कि महिलाओं का 33% आरक्षण को लागू किया जाए और ये सारी पार्टियां सपोर्ट करें अगर वो महिला कल्याण के प्रति समर्पित है। भारत की हमारी महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को उचित सम्मान और जो लीडरशिप है और डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बरसों बरस तक जो राजनीतिक दल उस बिल पर राजनीति करते थे, हमने उस बिल को सदन पर पेश किया और उसको हम लागू भी करेंगे बहुत जल्द। बड़ा कदम है और लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वुमेन रिजर्वेशन आना चाहिए, बट किसी में लाने की ताकत नहीं हो पाई। समहाउ सिर्फ चर्चा पे रहा, बात पे रहा। अब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि स्पेशल सेशन बुला के इसको करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो आधी आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और जो नीतीश कुमार का महिलाओं के सशक्तिकरण का जो आंदोलन था पॉलिसी के माध्यम से, उसको ताकत मिलेगी। वहीं कई विपक्षी नेता इससे जुदा राय रखते हैं। सुनिए उनका इस पर क्या कहना है। ये इनिशिएटिव तो सोनिया जी का था, सोनिया जी चाहती थी इसे करने के लिए, उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन चुनाव के दौर में इसको ला करके ये समझ से बाहर होता है ना कि आप बीच चुनाव में पार्लियामेंट सेशन को स्पेशल बुला करके
आप उसे कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ और चलता है, इसलिए आप ये सब करते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल बहुत दिन से रुका हुआ है। इसको पास भी किया गया था, मगर उसमें बहुत सी शर्तें लगा दी गई हैं कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सब शर्तें जो हैं वो न लगाई जाए और उसे पास कर दिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के साथ परिसीमन का भी एक तरफा फैसला किया और इसके बारे में विपक्ष के साथ कोई बातचीत नहीं की। विपक्ष के मुताबिक 2023 में विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति अधिनियम पारित कराया गया था और कहा गया था कि जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। उस वक्त खड़गे जी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू किए जाने की मांग की थी। इसलिए कांग्रेस का आरोप है कि 30 महीने तक सरकार सोती रही और अब कह रही है कि नई जनगणना से पहले इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि जनगणना में 3-4 साल लगेंगे। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जिस परिसीमन की बात की जा रही है वो खतरनाक है। अपोजिशन का आरोप है कि लोकसभा की सीटों की संख्या में 50% की समानुपातिक वृद्धि की जाएगी और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्यों को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महिला आरक्षण के संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिल पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सरकार ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा है। चूंकि यह संविधान संशोधन का मामला है और इसीलिए संसद में इसे पारित कराने के लिए बड़े समर्थन की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि 2029 के चुनावी रोडमैप को ध्यान में रखते हुए ही अधिकांश दल इस पहल के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।